अर्पित मन समर्पित। भारत में बहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। जब भी हम बात करेंगे छात्र आंदोलन का, तो मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस साल किया गया जो छात्र आंदोलन है वो हमेशा भविष्य में याद किया जाएगा। राष्ट्रवाद की जो बहस पूरे देश में छिड़ी वो इसी कैंपस में छिड़ी, और इसलिए इस कैंपस में आज राष्ट्रवाद और राष्ट्र का दर्शन वो उसमें पूरा जो एक पूरी चर्चा है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। दीनदयाल शोध संस्थान को इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एक नोडल एजेंसी के तौर पर, एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर, कि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो उनका प्रणीत एकात्म मानव दर्शन था उसके विभिन्न आयाम, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स, उसके डायमेंशंस पर अलग अलग विद्वानों के साथ उनकी बातचीत सुने, उसकी व्याख्या सुने, नए संदर्भों में सुने, कॉन्टेम्प्रेरी संदर्भों में और कॉन्टेम्प्रेरी नैरेटिव्स के साथ में सुने। दीनदयाल शोध संस्थान का एक मैं छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिचय के रूप में आपने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी ही होगी। दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने की थी 1968 में, और एकात्म मानव दर्शन जो पंडित दीनदयाल जी ने जिसकी स्थापना की, जिसका प्रणीत उनके द्वारा था, उसको ग्राउंड पर किस तरीके से वैलिडेट किया जाए, व्यवहारिक धरातल पर कैसे वैलिडेट किया जाए। दीनदयाल शोध संस्थान की इनफैक्ट टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही, दूसरा उसमें एक एस्पेक्ट और रहा, वो था कि एकात्म मानव दर्शन के जो विभिन्न आयाम हैं उनको इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक डिबेट का हिस्सा बनाना। आज ये जो कार्यक्रम है ये हमारी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक पार्ट है, और मैं इस बीच में एक छोटा सा रिविजन करते हुए, क्योंकि अभी सबका परिचय जो हुआ उसमें एक परिचय हमारी तरफ से भी मैं कराना चाहूँगा। दीनदयाल शोध संस्थान के हमारे संगठन सचिव श्री अभय महाजन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अभय जी सब लोग भी विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता ही रहे हैं। अभय जी मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे। नानाजी का जन्म शताब्दी वर्ष की जो हम लोग मना रहे हैं उसका भी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। ऐसे ही दीनदयाल जी के जन्म शताब्दी वर्ष के सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन जो आज का विषय है जिसके बारे में अभी आलोक जी ने थोड़ा सा विस्तार से बताया, और आगे हम माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की बात सुनने वाले ही हैं, वह है राष्ट्र का दर्शन। और जैसे आलोक जी ने भी कहा कि जेएनयू इसके लिए एक सबसे सूटेबल स्थान हो सकता है, और विद्यार्थी परिषद इसके लिए सबसे सूटेबल मंच हो सकता है, क्योंकि देश का अकेला ऐसा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जो राष्ट्र को तो समझता है, राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र की भाषा बोलता है, और राष्ट्र के स्वभाव से परिचित है, राष्ट्र की आत्मा से भी परिचित है। यहाँ से ही राष्ट्र के अस्तित्व पर कई बार बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, जेएनयू की इस भूमि से ही। कई बार तो ऐसा भी माना जा सकता है कि वो अज्ञानतावश हो गए होंगे, कभी कभी उसमें राजनीतिक स्वार्थ भी होता है, लेकिन अधिकांश ऐसा देखने में आया है कि उसमें एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, और उसकी वजह से जो देश में बहस चलती है वो बहस कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाती है। आज से प्रयास है कि उस बहस को एक सही दिशा दी जाए, उस विमर्श को एक सही दिशा दी जाए। For this organization that we represent is not simply an organization with structure. It's essentially, originally a movement. We are all part of it. And we have been contributing according to our might, according to our, despite all the limitations, to the evolution of the movement for the last couple of decades. What this movement, unfortunately, at the moment is lacking is the evolution of an alternative perspective in social sciences.
And the result is often we get cornered by the eminent social scientists or the scholars whose anti-perspective analysis, the frame of analysis, frame of looking at things is largely predicated on their understanding of the West and the Western concept, Western construct, model, and which are basically drawn on the unique Western historical experience and the philosophical tradition, which to a great extent do not fit into our historical experience, which is many ways unique and far more superior than the Western historical experience, even the philosophical traditions. Ours is older, one of the oldest in the world. So result is, our failure lies in scientifically evolving our approach, worldview, perspective, you can accuraization as such, based on our ontological assumption, the way we look at the social world around us, and our epistemology, and there is another terminology which is quite popular in the Western social sciences, axiology, that is additional values to social science, which is very much inherent in social science of this part of the world. So in a way, we are striving hard at the moment that to evolve a perspective. And in these connections, what I feel, whenever I had an occasion to hear Dr. Krishna Gopalji, here is a man who has, despite his limitation of a preoccupation and engagement, has done intense research study on the history and the way he has conceptualized things, and very scientifically, largely on the positivism as such, based on causal effect relationship. And these are quite striking, it's quite inspiring. I wish more young research scholars were present today with the notebooks to jot down the points that he is going to spell out. Honestly speaking, I was really enlightened. A lot of things we never heard of it before. Maybe because I never had an occasion to read about the ancient culture, the civilization, but whatever I gather is, in one line is, India is not simply ordinary state nation as described in recent literature by some scholars including Yogendra Abba. They could find a better designation. They concluded India, like Spain, Netherlands, is a state nation. State comes first and nation later, or is a state which is conglomerate of large number of nations. Okay. So, very briefly let me tell you, then I hope you'll have some idea of what he's going to speak. I'll leave it there for Krishna Gopalji. The contemporary discourse of nationalism is divided in three categories. One, ethnic nationalism. Second, civic nationalism. Third is constructivist approach to nationalism. Ethnic is basically need to have a nation to be defined in terms of ethnicity, your ethnic similarity, your certain shared patrimony. And the civic nationalism is largely defined in terms of citizenship and citizen-state relations. It is institutional, it is not emotional. You have a constitution that guarantees certain rights, and you as a citizens, you enjoy the rights, you have certain duties of state. That's the way largely post-colonial Indian state has been seen like the French model, the civic nationalism. And ethnic nationalism, the quintessential example of this is Germany since 1869. The last, which is quite popular current in JNU among the social scientists, is constructivist approach to nationalism or nation. There's nothing called nation that denies the existence of an entity called nation. Nations are what is said about it, what is told about it. Nation is a concept, as idea, is a product of intersubjectivity relationship. It is discursively constructed, socially constructed. Means there's nothing called a nation. It is the product of representation, it is a product of scholarly work, the way it is written. So they say discourse has certain performative function. Means discourse produces certain idea like nation. So nation doesn't exist as such. Means nations are largely produced by the literature, the way it is said by these leaders, the way it is written in the narratives of a nation. Right, that's it is. If you look at India, it doesn't fit into either of the three categories. It is not ethnic based. It is not simply civic based nationalism, because post-colonial Indian state is not simply administrative or
territorial-based state, but we had state before. Even if a lot of social scientist scholars, particularly subaltern scholars, say, like Ranjit Gua said, there is no state in India. Then the same people revisit their own work few years later, including Partha Chatterjee. 1997, he wrote an article, say, yes, there was some experience of state in India before. So they keep on contradicting their own thesis and the theories from time to time. And third, constructivist doesn't serve the purpose. Whatever we write, whatever we say, whatever we articulate is basically a representation of certain existing reality. If there is no such entity that exists, whatever I write will not have a reception. I will not get a receptive audience. The so-called speech act needs the author and the audience. I need to have a receptive audience to whatever I say. The audience would believe only when I say something which is related to or reflective of some reality, some objective reality. To say that nation is not a natural reality, it's a product of discourse, it is sweeping and far generalization is superfluous. So with this, how we are different as a nation? Because India, as I mentioned, is not territorial based, administratively constructed the way we inherited the administrative structure from the British colonial master, the bureaucracy, the military. It is beyond that. There is something which binds us. It's not mechanistically determined nationalism, it is more emotion-based, organically linked nationalism, precisely because of certain shared set of values, shared ideas, shared traditions, which right from south to the north, you find a oneness. And in our context, the so-called whole is not distinct from the fragments. The fragments are organically linked to the whole. Whole is strong because the fragments are strong. Fragments are weak, then the whole becomes weak. These are not to seen separately. I'm working on this epistemology yet. So, for us, whole and fragments are connected. So, this oneness is defined in terms of a civilizational continuity. It is not simply a post-colonial state. The Bharatvarsha, Bharatiyata, is a continuing philosophy which in varying degree was adopted by Jawaharlal Nehru and his disciple, the so-called Nehruvian consensus. And this needs to be articulated more forcefully. The philosophical foundation of the post-colonial Indian state. What is the philosophy? That many of us subconsciously have inherited it, imbibed it, and we many times practice it without knowing where it has come from. And all this set of practices, social, cultural practices, constitute the core of our civilization values, which need to be further explicated so as to define our new national identity, and that should be the philosophical core of the post-colonial Indian state. That's what we call the Bharatiyata or Bharatiya Rashtra. All this would be, I'm quite sure, with his kind of research. I've not done that kind of research as yet in social science. Dr. Kishan Gopal Singh is here to enlighten, and I look forward to second visit again because of this end semester is at hand. Many young research scholars have not managed to turn up today. They will really, I'm sure, will benefit a lot from your presentation. Thank you very much. आवश्यकता तो इस बात की थी कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस राष्ट्र का दर्शन निश्चित होता। दुर्भाग्य से वो नहीं हो सका। कारण जो भी रहे हों कहना कठिन है। और एक बड़ा संभ्रम उत्पन्न हुआ। संभ्रम इस कारण से उत्पन्न हुआ कि हमारे देश में जो राज्यकर्ता थे, शासन में थे स्वतंत्रता के पूर्व, अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सारे दुनिया भर में एक विचार फैलाया था। वो विचार यह था, दुनिया में सब लोग उनसे निम्न हैं, हेय हैं, इन्फीरियर है। वही विचार लेकर के भारत में वे आए थे। वे जीते हुए लोग थे, अर्थात उन्होंने हम लोगों को पराधीन किया था। वे शासक थे, हम लोग शासित थे। वे रूलर्स थे, हम रूल्ड थे। सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। साहित्य का निर्माण करना, बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन करना, उनका प्रकाशन करना, लाइब्रेरीज में उनको रखना, बच्चों को पढ़ाना, नए नए शोध प्रबंध लिखना। 100-125 वर्षों के कालखंड में 4-5 जनरेशन्स निकल जाते हैं।
हर 25 साल के बाद एक नया बच्चा आ जाता है परिवार में। एक 5-6 पीढ़ियां बीत गई, सारा देश का दृश्य बदल गया। सबसे पहली बात थी कि हमारे जो ब्रेन्स थे, जो कॉलोनाइज्ड ब्रेन्स बन गए। हमारे मन अपने नहीं रहे, हमारा चित्त अपना नहीं रहा, हमारा विचार अपना नहीं रहा, हमारा सोचना अपना नहीं रहा, सब कुछ पराया हो गया। ये बड़ा संकट था और इसलिए हम लोग अपने बारे में ही सोचने लगे हम कौन है। सबसे पहली बात जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली, आप लोग बाहर से आए हैं। हमको लगा हम बाहर से आए हैं। क्या दुर्भाग्य देश का है। कक्षा 7, 8 में 9 में पढ़ने वाला बालक कहता है हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग बाहर से आए, हम इन्वेडर्स हैं। व्हाट नॉनसेंस। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस बात को मानने को आज तैयार नहीं कि भारत में आए हुए लोग बाहर से आए हैं। आर्य लोग यहीं के थे। दूसरी बात, भारतीय जो शब्द थे, भारतीय जो विचार को देने वाले जो शब्दावलियां थी, उनको भी या तो जानते नहीं थे या जानबूझ करके भ्रम उत्पन्न करते थे। उदाहरण के लिए धर्म के बारे में उन्होंने कहा रिलीजन, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द उन्होंने हमको दे दिया। धर्मशाला को क्या कहेंगे आप? धर्म बहन है कोई, इसको क्या कहेंगे आप? वो रिलीजियस सिस्टम है क्या? कठिनाई खड़ी हो गई। और आज तक धर्म के लिए कोई शब्द अंग्रेजी में मिलना कठिन है और रिलीजन के लिए हमारे यहाँ भी शब्द मिलना कठिन है। रिलीजन का अर्थ संप्रदाय नहीं होता है, वो चर्चा बाद में हम करेंगे। उसी प्रकार से एक नेशन नाम का शब्द दुनिया में पैदा हुआ था। उन्होंने कहा भारत ये नेशन है कि नहीं, इस पर डिबेट शुरू कर दिया। हम लोग नेशन नाम के शब्द से अपरिचित थे, हम लोग राष्ट्र नाम के शब्द से परिचित थे। राष्ट्र और राज्य ये 2 शब्द भारत में चलते थे। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि भारत कोई नेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों पाश्चात्य जगत के द्वारा जो डेफिनेशन निर्धारित की गई थी उसमें भारत फिट नहीं बैठता था। उसकी तुलना में यहाँ के लोगों का मानना था भारत एक राष्ट्र है, भारत एक सनातन राष्ट्र है। उनका कहना था भारत एक नेशन नहीं है। एक डिबेट होना चाहिए था, डिबेट अच्छे से नहीं हो सका। उन्होंने एक नई थ्योरी यहाँ प्रोपेगेट की और कहा भारत में बहुत सारे नेशंस हैं और एक सब कॉन्टिनेंट है नेशंस का। क्योंकि उनकी परिभाषा जो मैं आगे चर्चा करूंगा, एक छोटा सा समूह एक नेशन बना सकता है। उन्होंने कहा तमिल एक नेशन है, बंगला भाषी एक नेशन है, मराठी एक नेशन है, सिख एक नेशन है, नागा एक नेशन है, मिजो एक नेशन है, असमिया एक नेशन है। उनका जो कंसंट्रेशन था नेशन को लेकर के वो ये था कि कोई जाति, कोई रेस, कोई क्लैन, कोई लैंग्वेज, कोई रिलीजन, कोई सब रिलीजन, कोई भी प्रकार की आइडेंटिटी एक नेशन को जन्म दे सकता है। तो उन्होंने कहा भारत बहुत सारे नेशंस का एक सब कॉन्टिनेंट है। हमारे लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, भारत एक महान दर्शन वाला एक राष्ट्र है। और ये 4 मुद्दे हमारे सामने हैं। भारत एक नया राष्ट्र है। कुछ लोगों ने कहा भारत एक नया नेशन बन रहा है, अर्थात उनकी जो परिभाषा में हम फिट नहीं बैठे। क्यों? उनको कंफ्यूजन हो गया या उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। एक नेशन का मतलब एक भाषा, एक नेशन का मतलब कोई एक विशेष प्रकार का समूह, सैकड़ों भाषाओं वाला, सैकड़ों हजारों बोलियों वाला, सैकड़ों संप्रदाय वाला, 10-20 प्रकार के भिन्न भिन्न जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस वाला, सैकड़ों प्रकार के वेशभूषा खान पान वाला एक नेशन कैसे हो सकता है? एक नेशन तो नहीं हो सकता है। और इसलिए अपने देश के लोग ही बोलने लगे, क्योंकि उनको पाश्चात्य जगत की वो थ्योरी थी, उनको ध्यान में आया इंडिया वाज नेवर ए नेशन, भारत कोई नेशन था ही नहीं। और भारत को कोई नेशन का कंसेप्ट भी नहीं था। और इसे संविधान निर्माताओं में से भी यही बात ध्यान में आने लगी, वी आर ए नेशन इन फॉर्मेशन, वी आर ए नेशन इन बिल्डिंग। हम कोई देश बन रहे हैं। और पाश्चात्य जगत के लेखकों में जो बड़े बड़े लेखक, मैकडोनाल्ड है, म्यूर है, मैक्स मूलर है, मोनियर विलियम्स है, टीबी मैकॉले है, सबने एक बात बोल दी, भारत कोई नेशन नहीं है, नेशन बन रहा है, बन सकता है। मैक्स मूलर लिखता है इंडियंस आर ए नेशन ऑफ फिलोसोफर्स
and Indian intellect is lacking in political and material speculation, and that the Indians never knew the feeling of nationality. ये पाश्चात्य विचारकों के अनुभव के आधार पर यह है। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स तय किए और उन पर आकर के भारत को फिट करने की कोशिश किया। ये भारत में फिट होता है कि नहीं होता है? अगर वो भारत में फिट नहीं होता है तो भारत एक नेशन नहीं है। और ये नेशन और राष्ट्र, इन दोनों शब्दों को अलग अलग प्रकार से समझने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। हम नेशन को समझेंगे तो अपने राष्ट्र के दर्शन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये नेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और नेशन आया कहां से? वर्तमान युग का जो नेशन शब्द है, हमको मालूम है ये फ्रांस से उत्पन्न हुआ, ऐसा समझते हैं। वो नेशियन नाम का जो शब्द था उसमें से निकला। नेशन की जो डेफिनेशंस, परिभाषाएं जो दुनिया भर में दी गई, तो सैकड़ों परिभाषाएं नेशन के बारे में आ गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5, 7, 10 अच्छे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं होते। हर एक अपनी एक नई परिभाषा देता है। जैसे J.S. मिल, ब्राइस, गिलक्रिस्ट, बर्न, गार्नर, ब्रनशिली, स्टॉलिन, जूलियन हक्सले, गिब्बन, गूच, जमरिन, फिशर, डुगल, स्नाइडर, कोहेन, आशीर्वादन, कितने नाम हम गिनाएं। सब ने एक अलग प्रकार से परिभाषा दिया और नेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। नेशन क्या होता है, और सबकी परिभाषा में कोई नहीं कोई एक अलग आइडेंटिटी है, एक स्पेशल फीचर उसमें रहता है और वो डिफाइन करता है नेशन क्या है, कैसा नहीं है। और आश्चर्य तो तब हुआ जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन इस देश में सुधार के लिए चलते थे। वो किसी कारण से बाल विवाह आ गया, किसी कारण से कोई सती प्रथा कहीं शुरू हो गई, किसी कारण से बहु विवाह हो गए या अस्पृश्यता आ गई। ऐसे जो देश में कुरीतियां थी, देश में कुछ समस्याएं खड़ी हुई थी, तो समाज की इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो मूवमेंट चलते थे, उन मूवमेंट को नेशनलिस्टिक मूवमेंट नाम दिया गया। गजब, ये समाज सुधार के मूवमेंट थे। वो चाहे राजा राम मोहन राय चला रहे, चाहे दयानंद सरस्वती चला रहे, चाहे जो महात्मा फुले चला रहे, या वो सावरकर चला रहे, या गांधी जी ने चलाया। ये सारे समाज सुधार के आंदोलन थे। इनको उन्होंने कहा ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट है। भारत एक नेशन का शेप ले रहा है और भारत के जो भेदभाव थे, यहां समस्याएं थी। एक 800-900 वर्षों की गुलामी के कारण से समस्याएं तो थी, या ऐसा जैसा वे चाहते तो होमोजीनियस स्ट्रक्चर वो नहीं था। और इसलिए वो छोटे मोटे जो भेद दिखते हैं, उत्तर वाले हिंदी बोलते हैं, दक्षिण वाले हिंदी नहीं बोलते, अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब अश्विनी महापात्रा बोले, मैं हिंदी अच्छी नहीं बोल पाता, वो उड़ीसा से आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हिंदी और अहिंदी, इसका झगड़ा कैसे हो सकता है? उत्तर का और दक्षिण का झगड़ा कैसे हो सकता है? ये दलित का और दूसरे समाज का झगड़ा, हिंदू का और मुसलमान का झगड़ा, सिख और नॉन सिख हिंदू इसका झगड़ा, ट्राइब और नॉन ट्राइब इसका झगड़ा, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, इस पर लंबा काम उन्होंने किया। और हर छोटे से ग्रुप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं वे। यू आर ए नेशन। क्यों? आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। मैं 12 साल गुवाहाटी में रहा, नॉर्थ ईस्ट में घूमता था। वो छोटा छोटा ग्रुप है। कितनी आबादी है दिमासा लोगों की? मुश्किल से 1 लाख। वो कहते हैं वी आर ए नेशन। क्यों आप नेशन? देखिए हमारा ड्रेस कैसा, देखिए हमारा म्यूजिक कैसा है, हमारी पूजा कैसी है। वो कार्बी कहता है कितना पॉपुलेशन? 2 लाख। कहता है वी आर ए नेशन। नागा कहता है वी आर ए नेशन। मिजो कहता है वी आर ए नेशन। बोडो कहता है वी आर ए नेशन। अरे कितने नेशन है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशन इन योर माइंड? ये किसने बैठा ला? ये समझने की जरूरत है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर हम नेशन की वो डेफिनेशन को लेंगे तो एग्जैक्टली दे कैन बी द नेशन। अगर वो डेफिनेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया तो पक्का मानिए वो सब सेपरेट नेशन हुड को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए अपने को गंभीरता के साथ ये समझने की आवश्यकता है कि नेशन क्या है।
नेशन किस भावना से उत्पन्न होता है, कहां से आता है, कैसे जन्म लेता है, उसके पीछे का एक सिनॉप्सिस क्या है और देशों के बारे में कल्पना क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। इन लोगों का तो कहना है कि जो नेशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ पैदा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। ये कहते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी आ गई और नेशन कंसेप्ट शुरू हुआ। तो आज का उन सब नेशंस में ये है जिनको आप नेशन मानते हैं? देश में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिसमें तीनों बातें नहीं हैं, फिर भी नेशन है, अपने आप को नेशन मानते हैं वे। हमारा मानना है कि देश की परिभाषाएं बहुत पुरानी हैं और नेशन कंसेप्ट और भारत के राष्ट्र दर्शन को बराबरी से समझने की आवश्यकता है। इन दोनों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, दोनों का इतिहास क्या है, दोनों की परंपराएं क्या हैं, दोनों की विशेषताएं क्या हैं और सारे विश्व के परिदृश्य में हम कहां खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं एक 4-5 देशों का एक संक्षेप में उदाहरण देता हूं। मिस्र नाम का, इजिप्ट नाम का एक देश है जो फराहो राजाओं का पिरामिड वाला देश है। अलेक्जेंडर ने इस पर आक्रमण किया, बाद में अरब लोग आ गए। आज मिस्र में क्या है? जो फराहो राजाओं का एक देश था, फराहो राजाओं की एक परंपरा थी, उनका एक विचार था, उन्होंने बहुत सारी खोज की थी, वो कहां चले गए? वो खत्म हो गए। आज पुराना मिस्र आज नहीं है। जो मिस्र है वो दूसरा मिस्र है आज। वो पुराना ग्रीक था, हम जानते हैं। वो एथेंस, स्पार्टा वाले, वो थर्मोपाइली का युद्ध वाले लोग जो थे, वो सोक्रेटिस, प्लेटो वाले लोग थे, अरस्तु वाले, होमर वाला ग्रीक था। अपोलो देवता और सूर्य की मूर्तियों की, बड़े बड़े मंदिरों की पूजा करते थे वहां पर वे लोग। वो ग्रीक कहां गया? वो आज ग्रीक हमारे सामने नहीं है। वो देश समाप्त हो गया। आज जो ग्रीक है वो पुराना ग्रीक नहीं है, उसकी आत्मा मर गई। पुराना पर्सिया था, वो पर्सिया का जो डेरियस था, रुस्तम और सोहराब थे, ये पर्सिया के लोग थे, इस्लाम के बहुत पहले लोग थे ये। वो जैंदावस्था, जरथस्त्रु वाला कहां गया? पर्सिया, पर्सिया चला गया। आज का जो पर्सिया है, फारस है, जिसको ईरान बोलते हैं, पुराना वाला ईरान नहीं, पुराना फारस मर गया। रोम कहां गया? रोम का एक सभ्यता थी, रोम का एक विचार था, रोम की एक पद्धति थी, जीवन का कोई दर्शन था। कहां गया रोम? आज का जो रोम है वो रोम आज नहीं है, पुराना रोम चला गया। मैंने 5 नाम आपके सामने रखे। कहां चले गए ये देश और क्यों चले गए? तो ध्यान में आएगा कि इन देशों का जो सिस्टम था वो यूनिपोलर था। ये सारे देश राज्य केंद्रित थे। राजा, सेना, प्रशासन, वहां का कोई विधान, संविधान, दंड नीति, राजनीति आदि आदि सबका सेंटर राजा था। राजा गया, देश गए, समाप्त हो गए। इन देशों का निर्माण राजाओं ने, सेनाओं ने किया था। युद्धों से ये देश निर्माण होते थे, युद्ध से समाप्त हो जाते थे। एक बार राजा युद्ध हार गया, खेल खत्म हो गया। जो राजा आ गया उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। देश की अंतरात्मा मर जाती थी, उनकी आत्मा थी ही वही। हमारे देश पर आक्रमण हुए, उनकी कहानी सुनिए। हमारे ऊपर ग्रीक लोगों ने आक्रमण किया, ग्रीक जीत गए। सारे ग्रीक कहां गए? जब ग्रीक जीत गए जिन जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में ये भारतीय राजा हार गए। इंडो ग्रीक करके हम देखते हैं, जो तक्षशिला है वह ग्रीक शासन था। सारा पूरा अफगानिस्तान है, आज का पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, वो ग्रीक शासन थे। और ग्रीक लोगों के सेना के लोग भारत के अंदर तक थे। जो मनियंडर था वो ग्रीक था। मनियंडर मिलिंद हो गया, जीता हुआ राजा बौद्ध मत में आ गया। एक तरह से अगर पश्चिमी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं भारत में जो भारत का उस समय का जो नेशन था वो हार गया। क्यों? मनियंडर जीत गया, लेकिन भारत का दर्शन जीत गया। एक और भारत का राजा हार गया, भारत का दर्शन जीत गया। कभी आप लोग विदिशा जाएंगे तो वहां आपको एक बड़ा स्तंभ मिलेगा, वो BC 777 का साइड है। वो हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक था, आया था। वो लिखता है मैं यहाँ आकर के
परम भागवत वैष्णव हो गया। ये हेलियोडोरस का पूरा परिवार आ गया। शक आए, शक जीत गए। वो जैनी शत्रु शकों के हाथ में थे। पूरे मध्य भारत तक शक आ गए थे। शकों के राज्य थे, शक हार गए। शकों ने सारे के सारे नाम बदल लिए, भारतीय नामों में आ गए। उस समय शकों ने जिनको पराजित किया था वे भारतीय राजा थे, हार गए। जीता कौन? भारत का दर्शन कहीं जीत गया। कुषाण थे, कनिष्क था, हविष्क थे। ये कुषाण लोग जीत करके आ गए। मथुरा राजधानी थी कनिष्क की, एक राजधानी उसकी पेशावर में थी, 2 राजधानियां रखता था। बड़ा भारी राजा था, क्रूर भी था, लेकिन इंटेलेक्चुअल डायलॉग चलते रहे। और कनिष्क जो है वो बौद्ध हो गया, भिक्षुक होकर के भिक्षा मांगता था। हूण लोग थे, बड़े बर्बर थे, आए, जीत गए, लेकिन मिल गए। जो मेहरकुल था, कैडफिशस था, कुजल था, ये सब मिल गए। आसाम में आप लोगों को नहीं मालूम होगा, थाईलैंड से अहोम आए थे, मिल गए। वो जीते थे, आसाम का राजा हार गया था। ये डिबेट का प्रश्न है, शोध का प्रश्न है। जीती हुई जातियां यहां आकर के कैसे पराजित हो गई, अर्थात यहां के विचार में, यहां के दर्शन में डूब गई। ये भारत का खरल था। दिनकर जी कहते हैं ये खरल है। सबको कूट करके एक मसाला बना देता है। जैसे घर में मसाला महिला बनाती है, 5-7 प्रकार के मसाले कूट करके बना देती है। भारत का खरल है। राजा हार सकता है, सेना हार सकती है, शासन प्रशासन जा सकता है, लेकिन आने वाला व्यक्ति जीता हुआ भारत में विलीन हो जाता है। एक हारता है, वो शासन है, प्रशासन है, राजा और सेना है। जो जीतता है वो क्या है, वो बड़ा प्रश्न है। वो जीतता है भारत का दर्शन, वो जीतता है वो राष्ट्र, जीतता है राष्ट्र का दर्शन। राष्ट्र अलग है, नेशन अलग है। भारत में राष्ट्र मरता नहीं, नेशन मरता है। इसलिए इस राष्ट्र को समझना है। जब इस्लाम आया 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद, तो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के बाद इस्लाम का ही शासन 80-90% देश में हो गया। उनका नियंत्रण था, वो जीते थे, भारत के राजा हार गए। और आज पॉलिटिकल, उसमें लैंग्वेज में, पॉलिटिकल और भाषा में कहा जाए तो इस ध्यान में आएगा कि स्टेट चला गया, सेना तो हार गई, प्रशासन उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, मुद्रा उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन युद्ध चलता रहा। वो रामानुजाचार्य लड़ रहे, रामानंद लड़ रहे, नानक अलग लड़ रहे, सिख गुरु अलग लड़ रहे, मीराबाई अलग संघर्ष करती है, तुलसीदास अलग करते हैं, कबीर अलग लड़ता है, रैदास अलग लड़ता है, सारा देश युद्ध लड़ता है। और आज हम दिल्ली में बैठे हैं, शासन किसका है बोलिए? 800 वर्षों तक शासन करने के बाद शासन फिर अपने इस भारतीय राष्ट्र का स्थापित हो गया, राष्ट्र जीत गया। 800 वर्षों की गुलामी इस्लाम की देखकर दुनिया का कोई देश उभर करके नहीं आया, कोई देश नहीं आया। पर्सिया उभर पाया? नहीं। इराक उभरा? नहीं उभरा। मिस्र उभरा? नहीं उभरा। दुनिया के 54 देश ऐसे हैं जो इस्लाम के शासन के अंदर गए तो चले गए। भारत एकमात्र अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहां का राजा हारा था, सेना हारी थी, शासन बदला था, लेकिन प्रजा का जो अंतर मन है यहां कुछ और था। ये यूनिपोलर ये देश हमारा नहीं था, शासन केंद्रित हमारा ये राज्य और शासन व्यवस्था पूरे राष्ट्र की नहीं थी। शासन के अलावा राजा के अतिरिक्त एक और व्यवस्था थी, वो थी राष्ट्र। वो था लोगों के मन में था, हृदय में था, वो जिंदा रहा, इसलिए हम जीते। ये नेशन से अलग है। अब अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने 200 वर्ष यहां रहा। जहां अंग्रेज गया वहां क्या हुआ? ये अमेरिका में गए, क्या किया देखिए ना, पूरा अमेरिका बदल गया। ये ऑस्ट्रेलिया में गए, पूरा ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया। कनाडा में गए, कनाडा खत्म हो गया।
जहां जहां वे गए वहां वहां अपना ही प्रदर्शन करके चले आए, कुछ नहीं बचा वहां पर। 200 वर्ष भारत में रहे और भारत लड़ता रहा इन लोगों से। राज उनका था, वायसराय हो, चाहे गवर्नर जनरल हो, सेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सब उनके हाथ में। और एक समय ऐसा आया, अंग्रेज हार करके चला गया, हमारा शासन हमारे हाथ में आ गया। मेरा फिर प्रश्न है, ये 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ने वाला कौन था? राजा नहीं था, राजा नहीं था, समाज था। लोकमान्य तिलक थे, कोई गोपाल कृष्ण गोखले थे, कोई स्वामी विवेकानंद थे, महर्षि दयानंद थे, बंकिम बाबू थे, श्रद्धानंद थे। ये राष्ट्र को प्रकट करते थे, ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे शासन में नहीं थे, लेकिन जनता के दिल में, हृदय में वे थे। और इसलिए ये राष्ट्र को जीवंत रखते थे। सेना, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय सब उनके हाथ में, हमारे हाथ में जनता, और जनता का दिल था, हृदय था। सैकड़ों हजारों वर्षों की महान परंपरा हमारे हाथ में थी। तो राजसत्ता चली गई, लेकिन राष्ट्रीय मौलिक तत्व यह जीवित रहा। इस मौलिक अंतर को अपने को समझना। नेशन आता है फिर चला ही जाता है, फिर पलट के नहीं आता। राष्ट्र एक ऐसा तत्व है जो दुनिया में अन्यत्र नहीं है। ये शासन और सत्ता से अलग है। अब फिर हम आते हैं थोड़ा नेशन के ऊपर। जो पाश्चात्य जगत में वहां पर जो समाज विकसित हुआ, उस समाज के अंदर बहुत सारी विविधताएं थी। उन विविधताओं में से वो समाज अपने अपनी शासन पद्धतियां विकसित कर रहा था। एक आश्चर्य का और दुख का विषय, चिंता का विषय है कि पाश्चात्य जगत ने जो डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंसेस में संघर्ष को देखा। एक रेस वाला दूसरे रेस के साथ मिलने को तैयार नहीं, एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन के साथ मिलने को तैयार नहीं, और रिलीजन भी बढ़ता चला गया तो सब रिलीजन आ गया। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के साथ मिलने को तैयार नहीं। ये पाश्चात्य जगत की बड़ी भारी समस्या थी। तो वहां पर जो विकास हुआ नेशनलिज्म का, तो हालांकि विकास तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मानते हैं, लेकिन ये जो बातें थी पाश्चात्य जगत में, भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को कैसे समाधान किया जाए उनको समझ में नहीं आता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नेशन कंसेप्ट जरूर शुरू हुआ, उसने अच्छी बात कही, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। लेकिन इस 1789 के रेवोल्यूशन के बाद पहली बार जो नेशन कंसेप्ट गहराई से लोगों के मन में बैठा, वो जर्मनी ने बैठाना। तो जोनन जो फिशे था, इस फिशे ने जो 1804 या 8 के आसपास 14 लेक्चर्स एक साथ जर्मन में दिए थे। तो ये 14 जो भाषण इसके हैं, इसने जर्मन के लोगों के मन में भाव बैठाना। भाव कौन? वही भाव, हम जर्मन, हम एक रेस, हमारा एक लैंग्वेज, हमारा एक कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी हिस्ट्री, ऐसा करके खड़ा हो गया। हमारा एक इंटेलेक्ट है, हमारा एक जीनियस है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अच्छी क्षमता रखते हैं, हम अलग है। अपने एक सुपीरियरिटी का, अहंकार का कॉम्प्लेक्स उसने लोगों के मन में बैठा, लोगों को समझ में आया, हाँ बिल्कुल ठीक बात। एक जर्मन नेशनलिज्म करके सारे यूरोप में ये प्रकट हुआ, और धीरे धीरे ये सबने पकड़ लिया। सारे यूरोप में ये बात फैलने लगी, वो जर्मन तो हम फ्रेंच, हम नॉर्वे के लोग, हम स्वीडिश लोग, हम आयरिश लोग, हम ब्रिटिश लोग, हम स्कॉटिश लोग, एंड व्हाट नॉट। हर एक को ऐसा लगने लगा हम भी कुछ है। सेपरेट आइडेंटिटीज बनने लगी, और धीरे धीरे सबको ऐसा लगने लगा हम अलग है, हम अलग है, हम अलग है, हम श्रेष्ठ है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। दीवारें खड़ी होने लगी। ये शोध का विषय है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जर्मन, और जर्मन एक जो नेशनहुड डेवलप हुआ, उसने सारे यूरोप में एक नई क्रांति ला दी। छोटे छोटे समूहों में लोग अलग अलग खड़े होने लगे,
और यही कह के खड़े होते थे, हम अलग हैं, हम आपसे मेल नहीं खाते, हम अलग हैं, हम अलग हैं और आपसे मेल नहीं खाते, हम अलग हैं और आपके साथ रह नहीं सकते। वो अलग होने का कोई भी क्राइटेरिया हो सकता था। और इस विचार के फैलते ही धीरे 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 सारा यूरोप जो है वो फ्रैगमेंट होने लगा, टुकड़े टुकड़े में बंटने लगा। एक और विज्ञान भी बढ़ रहा था और एक और ये अलग अलग आइडेंटिटीज अपने अपना स्थान पर अलग अलग एक नेशनहुड में डेवलप हो रही थी। ताकत आ गई, देश बने और ताकत आ गई, देश बने और उनको लगा अब हमको आगे बढ़ना। और इस नेशनलिज्म ने एक खतरनाक कदम उठाया। वो खतरनाक कदम ये था, वे इंपीरियलिस्ट हो गए, वे सेना लेकर के निकलने लगे। जब अहंकार बढ़ा और शक्ति हाथ में आ गई तो स्पेन है, चाहे पुर्तगाल है, चाहे यूके ब्रिटेन था, चाहे फ्रांस था, चाहे जर्मन था, कोई था जिसके पास सेना हाथ में आ गई वो निकल गया। कौन? वो गरीब देश को पकड़ता था, वो अपनी कॉलोनी बनाता है, उसको गुलाम बना लेता है। जो नेशनलिज्म का दूसरा सबसे खतरनाक पक्ष ये निकला। पहला तो ये निकला, इसने फ्रैगमेंट कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, समन्वय के सारे एस्पेक्ट खत्म कर दिए। दूसरा ये निकला कि अपनी उन्नति करके हम दूसरे को गुलाम बना सकते हैं। सैकड़ों कॉलोनीज डेवलप होने लगी, हालांकि पहले भी चलते थे। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, ग्रीक डायनेस्टी, ग्रीक साम्राज्य, वो था, पहले भी था। लेकिन ऐसा सोचा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मनुष्य मनुष्य को समझेगा, मनुष्य मनुष्य का सम्मान करेगा, मनुष्य के भावनाएं बदलेंगी, लेकिन वो बिगड़ गया। और पिछला 300 वर्षों का इतिहास हमको बताता है किस प्रकार से इन्होंने कॉलोनीज बनाई, किस प्रकार से सारे दुनिया का शोषण किया, किस प्रकार से दुनिया भर में से गुलाम खरीद करके ला करके दुनिया के बाजार में बेचे, वहां का रॉ मटेरियल लाए, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, और क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, कितना अत्याचार किया, किस कारण से, किस आधार पर। हम एक नेशन है, हम ब्रिटिश है, ब्रिटिश एम्पायर वहां से लेकर के वहां तक भी रहेगा, अर्थात सूरज कभी डूबेगा नहीं। 40-50 कॉलोनीज बना दी, 40-50 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया। और इस प्रकार सारे के सारे यूरोप के लोग इस नेशनलिज्म को लेकर के दुनिया भर में अलग प्रकार से लोगों को गुलाम बनाने में जुट गए। सारे दुनिया की संपत्ति हमारी है, सारे दुनिया की प्रॉपर्टीज हमारी है, वहां का रॉ मटेरियल हमारा है, ले लेकर के आते थे और अपना वैभव अपने देश की राजधानियों में दिखाते थे। उनके जो महल बने, चाहे वो फ्रांस का महल था, चाहे ब्रिटेन का महल था, उनकी जो सड़कें बनी, उनके जो कल कारखाने शुरू हुए, वो ध्यान में रखने की बात है। गुलाम बनाए गए उन कॉलोनीज की संपत्तियों का एक कह सकते वल्गर प्रदर्शन था ये, जिस वक्त वल्गर शो, क्योंकि अपनी शक्ति का अहंकार, अपनी जाति का अहंकार, अपने नेशन का अहंकार उनको यहां तक ले आया कि मानवीय मूल्यों को तहस नहस करके उन्होंने रखा। लेकिन समय बदलता है, जो बीज उन्होंने बोए थे वो वही बीज उनके यहां भी प्रकट होने लगे। क्योंकि कोई भी बड़ा समाज होता है उसमें डिफरेंसेस होते ही है, डाइवर्सिटी होती ही है। किसी भी प्रकार से जो बड़ा समाज होता है उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, उसको सम्मान करना वो उन्होंने नहीं सीखा था। देश टूटने लगे, अलग अलग समाज टूटता है, मिलकर के रहना मुश्किल हो जाता है। हम देख रहे हैं यूगोस्लाविया 7 टुकड़ों में टूट गया, वो अलग हो गए, वो हम नहीं रह सकते। जो स्लोवानिया है, क्रोशिया, बोस्निया, कोसोवो, सर्बिया, मैसेडोनिया, सब अलग हो गए। यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया, अब रसिया रह गया, बाकी 14 अलग हो गए, टूट गए। ये स्कॉटलैंड है, यूके से अलग होना चाहता है, नहीं हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्यों? हम आपसे मेल नहीं खाते, हम अलग है। आयरिश लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हमको अलग करो, हम आपके साथ मेल नहीं खाते। और इसलिए नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे नैरो कंसेप्ट में आने लगा। बड़ा मुश्किल है उनको संभाल करके रखना। चेकोस्लोवाकिया बट गया, नहीं हम नहीं रह सकते आपके साथ,
सेना के बल पर कितने दिन तक उनको रखा जा सकता है, एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और उसी भाव को लेकर के हम देखें तो अन्य देशों में भी टुकड़ा टुकड़ा होता है, क्योंकि जो सहन शक्ति है वो कम है ना। और इसलिए जो देश लैंग्वेज के आधार पर बने, जो देश रिलीजन के नाम पर बने, जो देश एक रेस के नाम पर बने, क्लैन के नाम पर बने, धीरे टूट रहे हैं। बांग्लादेश टूट गया, क्यों? पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश क्यों? उन्होंने कहा नहीं, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उर्दू नहीं पढ़ेंगे। और वो कहता था उर्दू पढ़ेंगे, देश टूट गया। वो पख्तून कहता है हम अलग करो हमको, हम अलग है देश है वो, हम तो 47 से कह रहे हम अलग है। वो बलूच कहते हैं हमको अलग करो, हमको नहीं रहना इनके साथ। सारी दुनिया इस नेशनलिज्म का जो इंटॉलरेंस बिहेवियर है, इस इंटॉलरेंस के रिएक्शंस हो रहे, जगह जगह इसके लेकर के दुष्परिणाम निकल रहे हैं, अपने को ध्यान में आता है। इस नेशनलिज्म के कारण से ही दोनों विश्व युद्ध हुए, क्योंकि एग्रेसिवनेस इस नेशनलिज्म का है। इसको कौन बर्दाश्त करेगा? ताकत बढ़ जाती है तो लगता है हम सारी दुनिया में कब्जा कर लेंगे। दो विश्व युद्ध जो देखे वो नेशनलिज्म के कारण से हमको देखने को मिले। इसलिए बड़े बड़े जो साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक, लेखक, उनको लगा जो नेशनलिज्म बहुत खराब है, नेशनलिज्म इज अ कर्स टू द ह्यूमैनिटी। अर्थात जो शायद कुछ अच्छी बात को लेकर के शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो बड़ा था, लेकिन नेशनलिज्म ने, इस नेशन कंसेप्ट ने पर्याप्त असहिष्णुता दी। अपनी छोटी सी अलग पहचान को लेकर के अलग होना और मेल मिलाप के, सामंजस्य के सूत्र नहीं ढूंढना, कोई मीटिंग पॉइंट्स है ही नहीं। अपनी अलग आइडेंटिटी, इसको लेकर के अहंकार के साथ आगे बढ़ना, इस नेशनलिज्म ने हमको ये समझाया। स्वार्थों को लेके टकराहट हमको ये समझाया, हमको समझाया कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के, विचार के, भिन्न भिन्न जियोग्राफिकल कंडीशंस के लोग मिलकर के नहीं रह सकते। दो भाषा भाषी, दो संप्रदाय के लोग, दो प्रकार के जियोग्राफिकल कंडीशंस के लोग मिलकर के नहीं रह सकते। स्वार्थ टकराते हैं, हम मिलकर के नहीं रह सकते। इसलिए उनको आश्चर्य होता था कि भारत एक नेशन कैसे हो गया। भारत एक नेशन हो ही नहीं सकता है। इतने रिलीजन, इतने प्रकार के लोग, इतने प्रकार की भाषा, बोलियां, इतने प्रकार के संप्रदाय, इतनी परंपराएं, इतने प्रकार के पर्व, भारत एक नेशन नहीं हो सकता। और इसलिए अपना जो फ्रेम लेकर के जो आए थे, भारत पर स्थापित करते हैं, भारत एक नेशन है। और भारत के लोग, हमारे विद्वान लोग समझाते हैं, हाँ ये बात तो सच है, भारत एक नेशन नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न यह होता है कि दुनिया में विविधताएं तो रहेंगी, डाइवर्सिटी तो रहेगी, करना क्या? इनको समाप्त कर दिया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी ला दी जाए, एक तरीका हो सकता है। उन्होंने कोशिश की डाइवर्सिटी को खत्म करने की, जगह जगह जहां जहां गए वहां की डाइवर्सिटी से खत्म कर दी। वहां का पहनावा गया, वहां के त्योहार गए, वहां के संप्रदाय, रिलीजन्स, वहां के जो थे पूजा पद्धतियां गई, वहां की भाषा और बोली गई, एक ला दी उन्होंने। वो इस पद्धति को मान करके चलते हैं। या दूसरा ये हो सकता है उन विविधताओं के लोगों को अलग कर दिया जाए, सबको अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, जाओ भाई रहो अपना अलग। और तीसरा मार्ग है भारतीय मार्ग, हम सारी विविधताओं के बाद भी मिलकर के हम रह सकते हैं। हमारा मत यह है, हमारा मन यह है, हमारी परंपरा यह है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके ऊपर कुछ लिखते हैं, इन विविधताओं को कैसे समझा जाए और इन विविधताओं के साथ कैसे रहा जाए। उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, सबको खत्म करो, हमारी सुप्रीमेसी, इसलिए उन्होंने स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया यूरोप हैज सिंप्लीफाइड हर प्रॉब्लम बाय ऑलमोस्ट एक्सटरमिनेटिंग द ओरिजिनल पॉपुलेशन। Even in the present age, this spirit of extermination is making itself manifest by inhospitably shutting out aliens, though those who themselves were aliens in the lands they now occupy. But India tolerated differences of races,
from the first, and that spirit of toleration has acted all through her history. हम एक कदम और आगे जाते हैं. We have not tolerated them. हमने डाइवर्सिटीज को टॉलरेट नहीं किया है. We have accepted the diversities, and we have respected the diversities. हमने विविधताओं को केवल टॉलरेट किया. ये टॉलरेशन शब्द ये पाश्चात्य जगत का है. We have not tolerated only. We have respected them, and we have accepted these diversities. आप लोग को आश्चर्य होगा, मैं एक दिन अयोध्या गया था. अयोध्या में हनुमानगढ़ी का बड़ा सुंदर मंदिर है. हनुमानगढ़ी के मंदिर में चल रहा था, दरवाजे पर मैंने देखा कबीर की प्रतिमा लगी है. कबीर की प्रतिमा क्यों लगा दी यहाँ पर? कबीर तो मूर्ति पूजा का पक्का विरोधी है, लेकिन कबीर के दोहे अच्छे हैं. कबीर के दोहे सबको पसंद आते हैं. कबीर के दोहे नीति के हैं, कबीर के दोहे विचार के हैं. और इसलिए हनुमानगढ़ी में कबीर की श्रद्धा होगी नहीं होगी छोड़ दो, कबीर के दोहों में हमारी श्रद्धा है. इसलिए मूर्ति पूजा का घोर विरोधी उसकी मूर्ति उन्होंने लगा दी. कबीर की मूर्ति अयोध्या में लगी है. आप जाइए देखिए. हमने रेस्पेक्ट किया. अपने विरोधियों को अपने मंदिर में ला करके बैठा करके रेस्पेक्ट किया. ऐसे नहीं. वी हैव नॉट टॉलरेटेड देम. हमने उनको एक्सेप्ट किया, हमने उनको रेस्पेक्ट किया. और जब भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया कि हमारी भौगोलिक जलवायु विविध है, हमारी भाषा बोली अलग है, हमारे व्यवहार अलग है, तीज त्योहार अलग है, पर्व अलग है, ऋतुएं अलग हैं, वनस्पति अलग है, भोजन करने की व्यवस्थाएं और पद्धतियां अलग हैं. ये डाइवर्सिटीज है, विविधता है. लेकिन विविधताओं की इस चुनौती को भारत ने स्वीकार किया, भारत ने खोजा. इस सारी विविधताओं में हम कौन सा तत्व देखें जो एकात्म बोध करा सकता है? इन सबको जोड़ने का साधन क्या है? ठीक, हमको समझ में आ गया. ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये पहाड़ पर रहते हैं, मैदान में रहते हैं, ये मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी हैं, ये वैष्णव हैं, ये शैव है, ये मूर्ति पूजा करने वाले नहीं करने वाले हैं, ये इस पंथ के उस पंथ के हैं, ये ईश्वर को मानते ईश्वर को नहीं मानते हैं. हजारों प्रकार की विविधता है. लेकिन क्या किया जाए? और इस बात में उन्होंने गहन अध्ययन किया, गहन चिंतन किया, गहन विचार किया, साधना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कोई भी सूत्र ऐसा हो सकता है सबको जोड़ सकता है, वो आत्मिक स्वीकृति होगी. सर्वग्राही स्वीकृति चाहिए. सब सबको स्वीकार करें, ऐसा कोई सिद्धांत निकल आएगा तो ठीक है. एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव चाहिए. हम एक्सक्लूसिव है, ये कैथोलिक एक्सक्लूसिव है, बाकी को हे मानता है. ये फलाना है एक्सक्लूसिव है, बाकी को हे मानता है, छोटा मानता है. नहीं, इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए. कोई भी दूर न जाए, सबको बांध ले, सबको समेट ले. ऐसा कौन सा सर्वग्राही मत हो सकता है, सर्वग्राही विचार हो सकता है, सर्वसमावेशी ऐसा कौन सा चिंतन दर्शन हो सकता है? इस पर लंबा विचार हुआ होगा, लंबी साधना हुई होगी. लोगों ने इसको गंभीरता से चिंतन किया हो, क्या किया जाए. मित्रों, तब इस देश में साधना के बाद एक दर्शन उत्पन्न हुआ. उस दर्शन को हम कहते हैं राष्ट्र का दर्शन. ये विद्वानों ने बैठ के लाइब्रेरी कंसल्ट किया और ये पढ़ा वो पढ़ा और एक अच्छी थ्योरी दे दी. नॉट लाइक दैट. एक साधना की अवस्था में हम सारे विश्व को कैसे जोड़ेंगे? इतनी डाइवर्सिटीज के बाद, इतने डिफरेंसेस के साथ एक भी बाहर ना जाए, एक भी इधर नहीं, सबको समेट ले. तो ऋषियों ने कहा वो राष्ट्र का दर्शन ही हो सकता है, उसमें सब एक हो जाएंगे. तो मैं आपके सामने एक वेद की ऋचा पढ़ता हूं. उस वेद की ऋचा में राष्ट्र क्या है ये अपने को ध्यान में आएगा. हो सकता है संस्कृत जानने वाले कम लोग होंगे, मैं धीरे धीरे बोलता हूं. ये राष्ट्र का दर्शन कैसे मन में आया, कैसे मस्तिष्क में आया, वो अवस्था कैसी थी? वो बोलते हैं भद्रम इच्छन्त ऋषयः. ये भद्र इच्छा उन महान ऋषियों के मन में आ गई. भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वरविदः. वे विद है, ज्ञानी है वे लोग. उन्होंने सब बातों का ज्ञान किया है. तपोदीक्षाम उपनिषेदुरग्रे.
वो तप करना भी जानते हैं, अर्थात परिश्रम करना जानते हैं, साधना करना जानते हैं। तपो दीक्षाम, वे दीक्षित है। जो दीक्षित है वे दीक्षा दे सकते हैं। उपनिषेद उरग्रे ततो राष्ट्रम, इसके कारण से बलम ओजस् जातम, इस राष्ट्र भाव में ताकत आ गई। अर्थात भद्र इच्छा है, अर्थात लोक मंगलकारी इच्छा पहली है। दिस इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। विश्व के एक भी मानव को दुख न हो, कष्ट न हो, अकल्याण न हो, सबका कल्याण हो, यह पहला है। उसके बाद परिश्रम करते हैं, वे ज्ञानी लोग हैं। तब उन्होंने कहा ये राष्ट्र का दर्शन यही ऐसा है जो सबके अंदर स्थापित करने से ये सब ठीक चलेगा, संघर्ष समाप्त हो सकता है। ये जो भद्र इच्छा है, ये भद्र इच्छा क्या है? ये भद्र दृष्टि क्या है? ये भद्र कामना क्या है? ये भद्र कामना स्वार्थ की नहीं है। भद्र कामना अपना अपना हित इसकी नहीं है। भद्र कामना अहंकार की नहीं है। भद्र कामना लोक मंगलकारी है। और इसलिए पहली बात इन्होंने भद्र इच्छा के कारण से कहा, इस दिशा में कहा, इस भद्र इच्छा लोक मंगलकारी जो इच्छा, इसके प्रकाश में उन्होंने कहा सर्वत्र ईश्वर है। सबके अंदर ईश्वर की अनुभूति करके तो देखो। ये सामने खड़ा है, बिना पढ़ा लिखा, ये सामने खड़ा है, इसको अर्थ नहीं है, गरीब है। ये दूर खड़ा है, वो पहाड़ से आया है। वो वहां खड़ा है, वो सांवले रंग का है, उसको शक्ति कम है, कोई बात नहीं, सबके अंदर ईश्वर का वास है। ये आध्यात्मिक दर्शन था। कैसे भी एकात्म दृष्टि पैदा हो, इसलिए लोगों ने कहा एक किंचित मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है परमात्मा ईश्वर हो, ब्रह्म ज्योति प्रकाश, नाम कुछ भी दे उसको, वो शिव है, कृष्ण है, विष्णु है, कुछ भी नाम दे दीजिए, सबके अंदर विराजमान है। ये वैदिक ऋषि ने ये कहा। और इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर सर्वत्र है। जैसे ही ईश्वर सर्वत्र है, दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कोई भिखारी हमसे पैसा मांगता है, हम क्या कहते हैं, हमारे पास पैसा देने को नहीं है, हम हाथ जोड़ देते। हाथ किसका जोड़ते हैं हम लोग? कहीं को भूखा आ जाता है, भूखे को खाना खिलाते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज भोजन पूरा हो गया ना। कोई परिचय नहीं है। हमने किसका हाथ जोड़ करके कहा महाराज भोजन पूरा हुआ? तो गरीब आदमी भिक्षुक है, भोजन किया, हमारा हाथ जुड़ जाता है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, मैंने देखा वहाँ के त्रिपाठी जी जो सर्जन थे, HOD थे वहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में, कोई भी पेशेंट आता था अपने विद्यार्थियों को लेकर के खड़ा होते थे, कहते देखो पेशेंट भगवान के रूप में तुम्हारे सामने आता है, ध्यान रखो। और उस दिन वे पूरा ऑपरेशन डे में खाना नहीं खाते थे, भोजन नहीं करते थे, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, पूजा करके आते थे। वो नहीं, आज भगवान की पूजा का दिन है, 6, 7, 8 ऑपरेशन करते थे, फिर स्नान करते, हे भगवान कोई भी ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, तब भोजन करते थे। वो आने वाला मरीज ईश्वर का रूप है। ये राष्ट्र का दर्शन है, ये छोटा मोटा दर्शन नहीं है, भद्र इच्छाओं में जो उत्पन्न हुआ दर्शन है। और एक छोटे से वाक्य ने ईशावास्यमिदं सर्वम दृष्टि बदल दी। सारी दुनिया का, सारी पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति है, वो जीव जंतु है, वो वनस्पति है, उसके अंदर ईश्वर का वास है। ये महत्वपूर्ण बात है। समानम सर्वभूतेषु, जो ईश्वर है तो सब समान है, फिर छोटा और बड़ा समाप्त हो गया। अर्थात हमको व्यवहार कैसा करना है, वो इस कॉन्टिनेंट का, इस देश का, उस देश का मतलब ही नहीं है। सबके अंदर ईश्वर का वास होने के कारण से हमारा एक आचरण और व्यवहार बदल गया, आगे बढ़ता है। हमारा ऋषि कहता है सारी दुनिया के लोग अपने ध्यान में रखना, तुम्हारे राज्य के, तुम्हारे देश के, तुम्हारे पड़ोस के, शहर के, घर के, परिवार के, इतना छोटा संकुचित विचार, ये भद्र दृष्टि नहीं थी। भद्र दृष्टि है सारी दुनिया की। और ये भारत के किसी भी अच्छे आप साहित्यकार को देखेंगे या पुराने ऋषियों के दर्शन को हम देखेंगे, कोई भी बात अपने लिए उन्होंने नहीं कही। जो भी बात कही वो सबके लिए कही। भवतु सब मंगलम, बुद्ध कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए कहते हैं। संस्कृति विश्ववाराः, सारे विश्व के लिए कहते हैं। सर्वभूत हिते रता, सबके लिए कहते हैं। ये इंक्लूसिव है।
और इसलिए ये वैश्विक दृष्टि उत्पन्न की। लेकिन हम जानते थे हमारे यहाँ बहुत प्रकार के मत आएंगे, विचार आएंगे, झगड़ा हो सकता है। झगड़ा विचारों में ज्यादा होता है, बुद्धिमानों में ज्यादा झगड़ा होता है, कम बुद्धि में झगड़ा कम होता है। थोड़ा बुद्धिमान ज्यादा झगड़ते हैं, मजदूर लोग कम झगड़ते, किसान कम झगड़ता है बेचारा। और उसे एक नई दृष्टि ऋग्वेद के ऋषि ने दी है। देखो, ध्यान में रखना, अनेक प्रकार के विचार आएंगे, अनेक प्रकार के मत आएंगे, व्यूज होंगे, झगड़ा नहीं करना। अंततोगत्वा ध्यान में रखना, सबके कथन में सत्यता होती है, सबका मार्ग एक ही है। और इसलिए वो कहता है, हमारा ऋषि जो वैदिक ऋषि है वो कहता है एकम सत विप्रा, वो सत्य तो एक ही है, बहुधा वदंती। कितना सुंदर। मैं कहता हूं इस एक ही मंत्र ने सारी विविधताओं के ऊपर विजय पा ली। एक ही मंत्र ने हमारे दरवाजे पर लिख करके लगा दिया। वो ऋग्वेद का ऋषि है, वो संस्कृति का उषा काल रहा होगा, राष्ट्र का दर्शन विकसित हो रहा था। भारतीय उस मनीषी ने दरवाजे पर लगा दिया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। आप अपना मत रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके मत में भी सत्यांश हो सकता है। आपका मत उसमें भी एक ही विचार को लेकर के 100 मत हो सकते हैं, एक बात को लेकर के 1000 मत हो सकते हैं। सबका सम्मान करना सीखो, झगड़ा मत करो। और से सारी विविधताओं में झगड़ा समाप्त करने का एक ऐसा महासूत्र उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने दे दिया। हम कहते हैं जितनी श्रद्धा उसके प्रति हो सकती है वो कम है। ऐसा महामंत्र देता है वो समन्वय का, सामंजस्य का, सारे विरोधों को समाप्त करने का। वो ऋग्वेद का ऋषि है, 10 20 1000 वर्ष पूर्व कहता है वो परम सत्य एक है, बहुधा वदंती। अर्थात ये उसका आंगन कितना बड़ा है। बहुधा वदंती कहते ही अत्यंत विस्तीर्ण प्रांगण उसका हो गया। सबको वो उठा के रखता, आओ बैठो, आपका भी ठीक है। और इसलिए अपने मत के धुर विरोधी व्यक्ति को अपने आंगन में बैठाल कर सम्मानित करने की शिक्षा उस ऋग्वेद के ऋषि ने दी है। ये है राष्ट्र का दर्शन मित्रों। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर निकलेंगे, कितना भी समझाने के बाद या वो मने कर देंगे, नहीं नहीं हम भगवान को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते। कोई दिक्कत नहीं, उनको स्वतंत्रता है। वो वैदिक ऋषियों को ये ध्यान में था, ऐसा हो सकता है। एक दूसरा उन्होंने दर्शन और दे दिया और कहा जिस धरती पर हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, जिस धरती पर हमारा लालन पालन होता है, इस धरती हमको अन्न जल औषधि वस्त्र सब कुछ देती है। इस धरती हम खेलते कूदते हैं, इस धरती पर हम संतति उत्पन्न करते, इस धरती पर हम मर जाते, ये धरती हमको अपने अंदर समा लेती है आनंद से। हजारों हजारों पीढ़ियों से ये हमारी सेवा कर रही है, ये साक्षात माँ है। ये दूसरा दर्शन था। इस धरती के प्रति पवित्रता का भाव, इस धरती के प्रति दैवीय भाव, इस धरती के प्रति पूज्य भाव उन्होंने उत्पन्न किया। और उन्होंने कहा पुत्रो अहम पृथिव्या, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, ये मां है, ये माता भूमि, ये माता है। पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं इस दिल्ली का बेटा हूं, ऐसा नहीं कहते हम लोग। मैं पुत्र काय का हूं? सारी पृथ्वी का, सारी धरती का बेटा हूं मैं मथुरा में जन्म लेने वाला मथुरा का बेटा मैं, ऐसा नहीं है। ये कितना गंभीर सूत्र वो देते हैं कि जब हम कहते हैं पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं इस धरती का पुत्र हूं। इस पुत्र होने की दीक्षा इस राष्ट्र का दूसरा दर्शन है। जैसे ये बात आई हम पुत्र हैं, पुत्र होते फिर दृष्टि बदल गई। इस धरती का प्रत्येक अवयव हमको पवित्र लगने लगा, हर एक वस्तु पवित्र लगने लगी। इस धरती का पहाड़ है, इस धरती की नदी है, इस धरती का सरोवर है, इस धरती के जीव जंतु हैं, धरती का मनुष्य है। हमको लगता है सब पवित्र है। हमारा परिवार एक धरती का एक है, सारी वसुधा एक कुटुंब है, धरती मां है। ये दर्शन आध्यात्मिक था। इस आध्यात्मिक दर्शन ने फिर दृष्टि बदल दी। और हम देखिए इस धरती पर हमारे लोगों ने जहां जहां कहीं कोई शिखर देखा वही पूज्य स्थान बना दिया। जो नदी का किनारा देखा वही किनारा पवित्र हो गया, जो जंगल देखा वही कोई आश्रम स्थापित हो गया।
हर एक वृक्ष पवित्र हो गया, हर एक जीव पवित्र हो गया। अर्थात इस धरती माँ का ही है ना, इसने दृश्य बदल दिया, भाव बदल दिया। ये बुद्धि से निकला हुआ सूत्र नहीं था, ये गहराई से बैठा सूत्र था। और ये आदमी चढ़ता चढ़ता केदारनाथ जाता है, बद्री जाता है, इस सारी धरती को वो ऐसा मानता है कि माँ है। उठते ही उसका स्पर्श करके माथे से लगाता है। किसान हल जोतने जाता है, वो माथे से लगाता है। हम भवन बनाते हैं, धरती को फावड़ा लगाते हैं, सिर से लगाते हैं, पूजा करते हैं, धरती पूज्य है। अभी थोड़े दिनों पहले, कुछ वर्ष पूर्व, भारत की कबड्डी की टीम गई थी हमारी चाइना में। मैंने देखा एक पंक्ति में हमारी टीम पूरी खड़ी थी और सारी टीम ने झुक करके उस धरती को प्रणाम करके अपने सिर से लगा लिया। चाइना की वो वैदिक ऋषि बोल करके गया है। आज जो खेलना जाता है हमारा एशियन गेम्स में व्यक्ति या ओलंपिक में, वो धरती से माथे से लगा लेता है। चाइना की धरती है, वो धरती में भेद नहीं है। सारी धरती के प्रति ये भाव जगा तो गहराई तक बैठता चला गया। इसने दर्शन बदल दिया। सारे भेदों में से एक अभेद की सृष्टि इस मंत्र ने, छोटे से ने कर दी, क्योंकि पुत्र होने की दीक्षा गंभीर और गहरी थी। आप देखिए सारे देश में ये मंत्र कितना गहरा चला गया। उदाहरण देते समय हजारों उदाहरण अपने ध्यान में आएंगे। जोधपुर में एक बड़ा राज्य था। उस राजा ने अपनी सेना को कहा, जाओ जंगल काट करके लाओ, लकड़ी चाहिए, महल बनेगा। लोग गए। एक अमृता देवी नाम की महिला ने कहा, नहीं, जंगल नहीं कटेगा, हमारा वृक्ष नहीं लगेगा, वृक्ष में हमारा भगवान है, क्यों काटेंगे आप इसको, मत काटिए। लोग नहीं माने। आपको आश्चर्य होगा, 363 लोग मर गए। वो पेड़ों से चिपक जाते थे। ये 250 वर्ष पुरानी घटना है, 18वीं शताब्दी की घटना है। और सेना के लोग कुल्हाड़ी चलाते थे, लोग कट के गिरते थे, अगले लोग आकर के चिपक जाते थे। ये कोई भौतिक दर्शन नहीं था, ये विद्वानों ने दी गई कोई फिलॉसफी नहीं थी, गहराई से अंदर बैठा हुआ दर्शन था। उसके कारण से ये भाव बहुत गहरा बैठा। और एक एक वस्तु के प्रति लोगों की श्रद्धा कैसी गहरी होती चली गई, कहना कठिन। इसमें से इस सारी भूमि पर तीर्थों का विकास होता चला गया। तीर्थ यात्राओं का विकास हुआ, 12 ज्योतिर्लिंगों का विकास हुआ, चारों धाम का विकास हुआ। हम देखते हैं सारी धरती पवित्र हो गई। जो दर्शन था इस धरती पर ऐसा प्रकट होता चला गया, लोगों के हृदय में गहराई से बैठ गया। कम से कम ये पूरी भूमि जिसको हम भरत भूमि बोलते हैं, ये भूमि इस दर्शन से आप प्लावित हो जाए, ये दर्शन यहाँ के समाज के मन में गहरा बैठ जाए। और इसे हम देखते हैं ना, वो तमिलनाडु का व्यक्ति है, कहाँ जाता है, केदारनाथ जाता है, जय केदार जय केदार, इतना ही अपने को समझ में आता है। बाकी उसकी पूरी भाषा में कुछ शब्द समझ में नहीं आता। वो केरल के लोग हैं, वो सब वैष्णव होने के कारण से बद्रीनाथ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, कौन भाषा, मलयालम, कुछ नहीं समझ में आता। लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान करने के लिए कुंभ में आ जाते हैं। कौन दर्शन है? धरती पवित्र है। इस धरती पर बहने वाली प्रत्येक नदी का प्रत्येक किनारा पवित्र है। राष्ट्र का दर्शन इतना गहरा बैठा। और इसलिए हम कहते हैं ये सांस्कृतिक भाव बहुत गहरा है और सारे देश भर में ये धीरे धीरे फैलता चला गया। राज्य अलग अलग थे, ये सच बात है, लेकिन दर्शन एक ही था। सारे देश में मकर संक्रांति कैसे चली गई, सारे देश में रक्षाबंधन कैसे चला गया, सारे देश में जन्माष्टमी, दीपावली और दुर्गा पूजा कैसे चली गई, सारे देश में संस्कृत के मंत्र कैसे चले गए, भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद सारे देश में कैसे चले गए। भाषाओं की विविधता होते हुए भी सारे देश ने इसको गंभीरता से गहराई समझा। क्यों? ये ग्रंथ वे थे जो इस राष्ट्र के दर्शन को दूर दूर पहुंचाते थे। और आज से हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत ही एक वो भाषा हो सकती थी जो सारे देश में जाती थी। स्थानीय लोग अपनी अपनी भाषाओं में उसका भाष्य निवेदित करते थे। बंधुओं, मैं आपके सामने एक बिंदु रखना चाहता हूं। हम कल्पना करें उस वैदिक ऋषि की, जो वैदिक ऋषि बोलता है यस्य मां हिमवंतो महित्वा यस्या समुद्रम रसया सहा। वो वैदिक ऋषि है। वो कहता है इधर उत्तर में इतना सुंदर हिमालय है और ये दक्षिण में इतना सुंदर समुद्र है। ये किसकी परिभाषा करता है? ये कौन से देश की व्याख्या कर रहा है? यस्य में हिमवंतो महित्वा, वो हिमवान है। यस्या समुद्रम रसया सहा, वो रस से भरा हुआ समुद्र है।
ये कौन सा देश है? अब कल्पना करिए वैदिक ऋषि से वाल्मीकि वही चर्चा करते हैं। वाल्मीकि ने सारे देश में भ्रमण करा दिया। किनका? पूरे राम का, रघुवंश का। राम कहाँ से निकलते, कहाँ जाते, रघुवंश के लोग कहाँ यात्रा करते। वाल्मीकि ने, व्यास ने वही किया, सारे पांडवों को यात्रा कराते। पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है, देश के सैकड़ों शहरों का वर्णन कर दिया उसने। वो व्याकरण समझा रहे। तो व्यास ने लिखा, कालिदास का देखिए ना, कालिदास ने वही किया, सारे देश का वर्णन कालिदास अपने भिन्न भिन्न नाटकों में करते हैं। वो रघुवंश में करेंगे, मेघदूत में करेंगे, दूसरे सारे देश का वर्णन करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वैदिक ऋषियों से लेकर के और तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती तक कोई भी ऐसा लेखक इस देश में प्रसिद्धि पाने वाला नहीं हुआ जिसे पूरी भारत भूमि का वर्णन न किया हो। पूरी भारत भूमि का वर्णन करता है। देखिए, हमारे आसाम के शंकरदेव है। शंकरदेव आसाम में जन्मते हैं और बोलते भारत का ही है। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तो भारत में जन्म मिलता है। भारत की बात करते, आसाम की बात नहीं करते। नानक भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, पंजाब की बात नानक नहीं करते। चैतन्य ने भारत की बात करी है, बंगाल की बात चैतन्य ने नहीं करी है। अर्थात संपूर्ण भारत के बारे में वर्णन करना एक भद्र दृष्टि है, क्योंकि यहां से भद्र दर्शन उत्पन्न हो रहा है। हम सारे विश्व से अलग नहीं कर रहे, लेकिन इस भद्र इच्छाओं वाले इस भूमि को तो बचा करके, संभाल करके रखना है। ये भारत भूमि सैकड़ों राज्यों में बटी हो सकती है, लेकिन दर्शन एक है। क्या कोई यूरोप में एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ जो यूरोप का सुंदर वर्णन करता, जो यूरोप के शहरों का वर्णन करता, उसमें थोड़ा अध्यात्म लाता, थोड़ा महिमा मंडित करता, कुछ पुण्याई जगाता, तो शायद यूरोप एक होने की ओर आगे बढ़ता। एक होने के लिए कोई उन्होंने विकास ही नहीं किया, कोई चिंतन नहीं किया, कोई दर्शन नहीं दिया। हमारा देश एक है तो केवल इस कारण से एक नहीं है कि राज्य एक हो गया ना, इसके पीछे की कामना अलग है। हालांकि हम अपने देश की बात करते हैं, लेकिन देश की बात सारे दुनिया के हित के साथ ही करते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। सारे दुनिया का अहित हो, हमारा भला हो, ये नहीं है। दुनिया का कुछ भी हो, हमारा भला हो, ये नहीं है। इस राष्ट्र के दर्शन में एक मौलिक बात दूसरे छिपी है। और इसलिए चाणक्य जो है, जो मगध का मंत्री है, लेकिन जब अपना अर्थशास्त्र लिखता है तो लिखता है पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। आज दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ऐसा नहीं लिख सकता। ये हम विकसित हुए, हम लोग, ये हमारा विकास है, यह रिट्रोग्रेसिव है। हम पीछे हटे, हम मानवता से पीछे हट गए। आज से 2500 वर्ष पूर्व चाणक्य मगध का मंत्री लिखता है पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। वो शास्त्र से सारी पृथ्वी के लाभ की पालना होती है। वो इतिहास या वो शास्त्र, ये अर्थशास्त्र होता है। केवल मगध का हित हो ये नहीं। अब हम कल्पना करें बाकी लोगों से, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? फ्रांस के और ब्रिटेन के 2 ओपियम वार चाइना में हुए, हम लोग जानते हैं। चाइना के लोग अफीम पिएं, अफीम खरीदें, उसकी आमदनी से हम अपने महल, अपने घर बनवाएं, हम ऐश आराम करें, हम उपभोग करें। 2 ओपियम, वहां का राजा गिड़गिड़ा के मना करता था, नहीं भाई अफीम मत बेचिए। राजा हार गया, गुलाम बना करके लाया गया, संधि पर हस्ताक्षर हुए, हम अफीम बेचेंगे। अफीम बेची, चाइना पूरा अफीम में डूब गया, उनको पैसा मिला। ये भद्र दृष्टि नहीं है। हमारे भी लोग चाइना में गए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन बौद्ध जो भिक्षु गए थे उन्होंने चाइना में एक दर्शन दिया, शांति का, अहिंसा का, प्रेम का, त्याग का, ममता का दर्शन यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने दिया और उन्होंने अफीम की बिक्री करके धन कमाया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेशन एंड राष्ट्र दर्शन। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक
समाचार पत्र में लेख पढ़ा था। टोरंटो नाम का कोई एक समुद्री टापू है, हमारा एक पानी का नेवी का उसका नेवी का एक जहाज आ रहा था, तो उस पर सैनिक थे। टोरंटो में उसका स्वागत हुआ। अब नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनको लगा क्यों टोरंटो में हमारा स्वागत करे। पूरे शहर के लोग प्रसन्न हो गए, भारतीय लोगों को लेकर के गए और लंच डिनर खरीदने के लिए सामान, मार्केट फ्री, आज आप खरीदिए जो चाहते। ये लोग तो बड़े परेशान, भारत के लोग, ऐसा कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अंत में उनका फेयरवेल अंतिम भाषण के लिए सबने एक हॉल में बुलाया था। भारत के सभी सैनिक ऑफिसर्स मौजूद थे, वो नगर के लोग भी आ गए थे। नगर के लोगों ने कहा आपको आश्चर्य हो रहा होगा, हम आपका स्वागत कर रहे, हम आपको लंच डिनर खिला रहे, आपको परचेज करने के लिए हमने फ्रीडम दिया, परचेज करिए, बिल पेमेंट मत करिए। आपको आश्चर्य हो रहा है ना? हाँ, हमको आश्चर्य होता है। क्यों ऐसा हुआ? कारण इसका पीछे इतिहास में है। क्या कारण है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की सेना यहां पर थी और उस युद्ध में उस सेना के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस की सेनाएं भी थीं। आश्चर्य की बात यह थी केवल भारत के सैनिकों ने ही यहां की महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए और यहां की महिलाओं को बचाया। बाकी सारे देशों के सैनिकों ने और अधिकारियों ने यहां की महिलाओं पर भीषण अत्याचार किए। आप लोगों ने, आपके सैनिकों ने कई कई कॉलोनी में पहरा दे करके उन लोगों को घुसने नहीं दिया, यद्यपि आप उसी सेना के हिस्सा थे। आप एलाइज जो आर्मी थी उसमें थे। इसलिए भारत के सैनिकों के बारे में पूरे हमारे शहर में एक विशेष ख्याति हो गई। आपका महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा है, ये उस समय देखकर हमको आनंद हुआ, आश्चर्य भी हुआ। अब समय बीत गया है, लगभग 20 वर्ष उस युद्ध को हो गए। आप पहली बार यहाँ पर आए, हमने आपका स्वागत किया। ये राष्ट्र दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। हम दुनिया में महिलाओं को कैसे देखते आए हैं जमाने से और वे कैसे देख रहे हैं। ये राष्ट्र दर्शन एक ऐसी व्याख्या है, ऐसी भद्र दृष्टि है जो जीवन के हर कोने पर जाएगी, कोई कोना छोड़ेगी नहीं। और इसलिए इस देश में 558 रियासतें स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुई और एक भी युद्ध लड़े बिना सारी की सारी रियासतें भारत में मिल गईं। उसका कारण यह था राष्ट्र एक था, राज्य अलग अलग थे। और इसलिए राष्ट्र एक ही रहता है। डिबेट खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी से इसको समझना है, लेना है अपने को। राष्ट्र एक ही होता है, राष्ट्र दो नहीं होते। राष्ट्र का दर्शन एक ही होता है, इसलिए राष्ट्रवाद नहीं होता। इज्म अलग अलग हो सकते हैं। माँ की सेवा करना और न करना, इस पर द्वैत नहीं चाहिए, ये अद्वैत ही है। माँ की सेवा करना एक ही प्रश्न है, नहीं करना हो ही नहीं सकता, वो सिद्धांत नहीं हो सकता। और इसलिए राष्ट्रवाद यह नहीं हो सकता, राष्ट्र दर्शन होगा, राष्ट्र भाव होगा। नेशनलिज्म का अनुवाद किया, इसलिए हम राष्ट्रवाद बोलने लगे, ऐसा नहीं। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में वो हमारा ऋषि लिखता है, सैकड़ों प्रकार के राज्य हो सकते हैं। कहीं तानाशाही होगी, कहीं गणराज्य होंगे, कहीं स्वातंत्र होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों की व्याख्या वो करता है। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो आगे जा करके इसकी व्याख्या करेंगे। संस्कृत के शब्द हैं, आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। दो राष्ट्र नहीं हो सकते, एक ही राष्ट्र होता है। वो लिखता है साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ राज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयम समंत पर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आंतादा परार्धात पृथिव्य ही समुद्र पर्यंताया एक राज इति। और देखिए ऐतरेय ब्राह्मण तो बहुत पुराना ये ब्राह्मण ग्रंथ है, हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। वो तब लिखता है राज्यों की व्यवस्था कैसी होगी भगवान जाने। जैसा राजा होगा राज्य चलाए अपना, वो गणराज्य होगा, वो कैसा राज्य होगा, तानाशाही हो जाएगी या और कोई सिस्टम उसने अपना चलाए अपना। और इसलिए इतने प्रकार के 9-10 प्रकार के राज्यों की उसने इसमें उल्लेख किया है। ये स्थिति हो सकती है राज्यों की। वो स्वराज्य होगा या साम्राज्य होगा, वो वैराज्य होगा, वो महाराज्य होगा, वो आधिपत्य राज्य,
लेकिन राष्ट्र एक ही होगा, ध्यान में रखना। और इसलिए इस राष्ट्र तत्व को अपने को गहराई से समझना। और इसलिए हमारा ऋषि कहता है कि वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, हम मिलकर के इस राष्ट्र के दर्शन को जागृत रखें। राज्य कौन सा है जाने दो, वो सेना, प्रशासन, राजा, वो अलग चीज है। राष्ट्र का तत्व, राष्ट्र का दर्शन, राष्ट्र का विचार, राष्ट्र का व्यवहार ये जागृत रहे। और यजुर्वेद का ऋषि कहता है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, हम सब मिलकर के जो भद्र लोग हैं राष्ट्र को जागृत रखें, राष्ट्र के मौलिक दर्शन को जागृत रखें। और इसलिए इस राष्ट्र के मौलिक दर्शन को अपने को समझना अति आवश्यक है। अंत में एक छोटी सी बात मैं आपको और बोलता हूँ, आपके मन में जरूर आएगा ये दर्शन वहां क्यों नहीं आया और वहां ऐसा दर्शन क्यों आ गया, ये पाश्चात्य जगत में ये स्वभाव विचार क्यों बना। बहुत संक्षेप में बताता हूं, आप शोध करने वाले उस पर आगे शोध कर सकते हैं। बंधुओं, जो पश्चिम था अर्थात या यूरोप था और पश्चिम एशिया था, प्रकृति निष्ठुर थी। भूमि उनको कुछ अन्न जल नहीं देती थी, कठिनाई का जीवन था, या तो बहुत सर्दी थी या बहुत गर्मी थी, रेगिस्तान था या पठारी प्रदेश था। और इसलिए अपनी जैसी कोई अच्छी भूमि मिल गई, उस अच्छी भूमि को बचा करके संभाल करके रखना, लूटने वाले आएंगे। और इसलिए दूसरे कोई जमीन अच्छी है उसको जाकर के लूटना, उसको कब्जा करना, ये निष्ठुर प्रकृति थी। वर्ष में 2-4 महीने ही मिलता था, इसमें कुछ पैदा हो सकता है। और इसलिए छोटे छोटे समूह मिलकर के अपनी अपनी जमीन की रक्षा करते थे। 1000-2000 लोग हो गए, मिलकर के लड़ना, मिलकर के सुरक्षा करना, और आवश्यकता पड़ती है तो मिलकर के भागना। पूरा का पूरा समाज लड़ाकू हो गया, पूरा का पूरा समाज डिसिप्लिन्ड हो गया, पूरा का पूरा समाज मिलकर के काम करता था। लूटने में मन था, लूटने की इच्छा थी, क्योंकि जीवन दूभर था, अपने पास संसाधन बहुत कम थे। और इसलिए वो जो प्रवृत्ति बनी वहां के उन क्लैंस की या उनके जो समूह थे, मिलकर के भागना, मिलकर के लड़ना, मिलकर के सुरक्षा करना, सबको लड़ना अनिवार्य हो गया था। और इसलिए एक पॉलिटिकल एग्रेसिवनेस जो उसमें से आई, वो उस परंपरा से उनके अंदर आई। वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो ऐसी थी, जो इंटॉलरेंस आया उस कारण से आया। और इसे उन्होंने जो नियम दिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो सही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ठीक बात है। उनकी परिस्थिति में वो यही सिद्धांत दे सकते थे, को जीवन संघर्ष में बीतता था। हमारे ऐसा नहीं था, हमारे प्रकृति और बहुत उदार थी। मैं आसाम में तो रहा हूं, अभी भी व्यक्ति पूरा खेती नहीं करते, हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी रहती थी। तो चाय के बागान इसलिए बने थे क्योंकि कोई खेती करता ही नहीं था, आवश्यकता ही नहीं थी। एक 10, 15, 20 बीघा जमीन एक परिवार के लिए पर्याप्त थी, बाकी हजारों एकड़ जमीन पड़ी थी। और ये 3 लाख एकड़ जमीन पर चाय बागान अंग्रेजों ने लगाया, इसलिए लगाया। अभी भी एक फसल लेते, 2 फसल लेते ही नहीं है। इस देश को इतना प्रकृति ने दे दिया था, इतना यहाँ के जलवायु ने दे दिया था, आवश्यकता से 1000 गुना अधिक था उस समय। इसलिए आवश्यकता पूरी होने के बाद में दूसरे काम करता था, सोचता था, विचारता था। और इसलिए उनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या हाल हुआ और वे कैसे, किस प्रकार से ऐसे हो गए, और वहाँ की राजनीति ने इसको कैसे प्रभावित किया। आप लोग इसको थोड़ा सुनिए। Politics in the West have dominated Western ideals and we in India are trying to imitate you. अमेरिका में भाषण दे रहे हैं। We have to remember that in Europe, where peoples had their racial unity from the beginning and where natural resources were insufficient for the inhabitants, the civilization has naturally taken the character of political, commercial aggressiveness. रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि संसाधन इतने कम थे, इसलिए पॉलिटिकल और कॉमर्शियल इकोनॉमिक एग्रेसिवनेस आपके अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर आया। आगे भी लिखते हैं, सावधानी से अपनी सुरक्षा भी करनी है, आक्रमण भी करना है। फॉर द वन हैंड दे हैड टू
फॉर द वन हैंड देयर नो इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस, अंदर के कोई झगड़े नहीं थे, एंड ऑन द अदर दे हैड टू डील विथ नेबर्स हु वर स्ट्रॉन्ग एंड रेपेसियस, जो पड़ोसी थे उनसे शत्रुता रहती थी. टू हैव परफेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग देमसेल्व्स एंड ए वॉचफुल एटीट्यूड ऑफ animosity against others was taken as a solution of their problems. In former days, they organized and plundered. In the present age, the same spirit continues and they organize and exploit the whole world. उन दिनों आप संगठित होते थे पड़ोसियों को और लूट लेते, और अब आप आज नए युग में क्या है, आप ऑर्गेनाइज होते हैं फिर भी दुनिया भर को एक्सप्लॉइट करने के लिए निकलते हैं. ये WHO है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये सबका यही हाल है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका यही हाल था, क्यों दुनिया भर को उन्होंने मान लिया था. इसलिए वो दर्शन जो पैदा नहीं हो सका, या भारत में जो दर्शन पैदा हुआ, उसके कुछ भौगोलिक कारण भी हैं. तो स्वभाव से मनुष्य उस भौगोलिक परिस्थिति में रहता था, लूट के लाता था, अपनी सुरक्षा करता, पूरा पूरा समाज लड़ता था. हमारे यहाँ जो वर्गीकरण हुआ समाज में, ये लोहार में एक्सपर्ट हो गया, ये बढ़ई के काम में एक्सपर्ट हो गया, स्वर्णकारी के काम में एक्सपर्ट हो गया, ये पढ़ाने के काम में एक्सपर्ट हो गया, ये जूता बनाने में एक्सपर्ट हो गया, ये क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर बहुत समय पहले से चला हुआ, सब काम करते थे, क्योंकि हमेशा संकट बना रहता था. हजारों साल तक ऐसा संकट बना रहा, इस कारण से ऐसी स्थिति वहां पर आई, और इसलिए अपने को इस पर लंबी शोध की आवश्यकता है. हम इसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. अंत में मैं आपके सामने वह छोटी सी एक बात और रखता हूं, और अपना विषय आज का मैं समाप्त करूंगा. इसी भाव को, एक भाव है, ये भाव है जो कि सारे देश भर में बना रहे. ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक भी नहीं है, ये एक ऐसा भाव है जिसके कारण सारी मानवता को हम लोग संगठित करते हैं, सारी मानवता को एक दर्शन देते हैं. वो भाव सारे विश्व में बना रहे. ऐसे दिनकर जी की एक छोटी सी कविता है जिसमें इस भारत को वे बताते हैं और भारत राष्ट्र के बारे में वे बताते हैं. वो बोलते हैं, अर्थात ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कॉमर्शियल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, सोशल भी नहीं, आध्यात्मिक है, और इसकी एक विरासत है, इसकी एक जिम्मेदारी है राष्ट्र दर्शन होने के कारण से. वो लिखते हैं, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है. भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जल जिस पर जल का न दाग लगता है, भारत है संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्मोदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की, जहाँ रहे एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है, भारत वहाँ जहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में, जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम. बंधुओं, दीनदयाल उपाध्याय जी का यही मत था कि हमारा एक राष्ट्र दर्शन है, ये सनातन राष्ट्र दर्शन है, ये नेशन के कंसेप्ट से बहुत भिन्न है, यह आध्यात्मिक है. हमारे राष्ट्र की जो आधारशिला है, इसकी आत्मा जो है वो अध्यात्म है. ये विभाजनकारी नहीं है, ये समन्वयवादी है, ये सामंजस्य है, शत्रुता और संघर्ष नहीं, प्रेम. सारी पृथ्वी सारी धरती के केवल मनुष्य नहीं, सब लोग सहकारी हो जाएं, यह कामना भारत के राष्ट्र दर्शन की है.
मैं दीनदयाल जी का एक वाक्य बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबसे प्रार्थना करूंगा, जहां जहां जो लोग हमारे राष्ट्र दर्शन के ऊपर अच्छा रिसर्च करा सकते हैं, दुनिया के सामने इस राष्ट्र दर्शन को अच्छे प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र एक ऐसी पूंजी है जो दुनिया के सारे भेद, सारे संघर्ष, सारा वैमनस्य और द्वेष को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। वो मैं प्रार्थना करता हूँ। अंत में दीनदयाल जी का एक वाक्य बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। भारत की अपनी एक प्रकृति है, उसकी एक आत्मा है। उस आत्मा के साक्षात्कार का प्रयत्न ही हमारा साध्य होना चाहिए। इसी के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, अपने देश की समृद्धि तथा जन के सुख भी व्याख्या कर सकेंगे, अपने जन के सुख की व्याख्या कर सकेंगे तथा मानव की प्रगति में अपना कुछ योगदान भी दे सकेंगे। इस ध्येय के सहारे ही हम राष्ट्र के जन जन में प्रबल पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या के भाव पैदा कर सकेंगे। इसी स्थिति में उन्हें कार्य की प्रेरणा मिलेगी तथा उस कार्य की आराधना में उनके जीवन का विकास होगा। इसी से उनकी आत्मा को सुख मिलेगा। मैं कहता हूँ इसी से भारत का मन प्रसन्न होगा। हमारे पूर्वज भी इसी से प्रसन्न होंगे, उन्हीं में इसकी तृप्ति है। मैं समझता हूँ मैं थोड़ा लंबा बोल गया, आप लोग क्षमा करिए। मैं नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार। पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी का पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। नानाजी देशमुख जी का पूरे देश में हम लोग जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उसी क्रम में आज यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख एवं पंडित दीनदयाल जी के ऊपर यह शोधपरक गोष्ठी हम लोगों को निश्चित ही आप्लावित करेगी।